हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिंक्स ऑफ स्टडी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुछ डिटेल्स पढ़ ली थी। हम लोगों ने जो पुष्प की स्ट्रक्चर थी, फूल की जो संरचना थी, पुष्प की जो संरचना थी, फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में स्टडी कर ली थी और हम लोगों ने ये बात की थी भाई अगले वीडियो में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पुष्प के जो प्रत्येक अंग है, इसके जितने भी ऑर्गन्स है, उनको हम लोग आज डिटेल्स में देखेंगे। तो मैं इनको मिटा देता हूं और आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो अपना यूट्यूब चैनल है ना लिंक्स ऑफ स्टडी, उसको सब्सक्राइब भी कर लेना ना। देखो, तो आज हम लोग देखेंगे पुष्प के जो जनन अंग है कौन कौन से होते हैं। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कल कि पुष्प जो है, ठीक है ना, आवर्त बीजी पादपों के अंदर पुष्प कौन सा अंग होता है? लैंगिक अंग होता है, ठीक है ना। एक सेक्सुअल ऑर्गन होता है, लैंगिक अंग होता है। और हम लोगों ने ये देखा था कि इसके अंदर जो नर जननांग होता है, नर जननांग होता है, वो कौन सा होता है? पुमंग होता है। और जो इसके अंदर मादा जननांग होता है, मादा जननांग होता है, वो जायांग होता है। ये बातें हम लोगों ने बेसिकली पीछे पढ़ रखी है। एक बार दोबारा से इनको देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। और पुमंग की जो एक इकाई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है ना। और जायांग की जो एक इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडक बोलते हैं। ऐसी बेसिक कुछ बातें हम लोगों ने पीछे कर ली थी। तो आज हम लोग पहले इसके नर जननांग को देखते हैं, नर जननांग की स्टडी करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जैसे पॉइंट दे रखे वैसे हम लोग पढ़ेंगे। इनको देखना हम लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। कि जो पुंकेसर होता है उसकी स्ट्रक्चर कल हम लोगों ने देखी थी, कुछ इस प्रकार की थी, ठीक है ना। पुंकेसर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतंतु बोलते हैं, ठीक है ना। सीधी सी बात है। इसका नर जननांग कौन सा होता है? पुमंग। और पुमंग की एक इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है? नर जननांग होता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट्स करेंगे। इसे कितने पार्ट्स करेंगे? दो पार्ट्स करेंगे। एनसीईआरटी में दो दे रखी है, कहीं पे आप लोग दूसरी सहायक पुस्तिकाओं में पढ़ोगे, एक्सीलेंट वगैरह या जो भी आती है उनमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। मैं तीनों आपको बता देता हूं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में 2 है। पहला तो कौन सा है? पुतंतु या फिलामेंट, पुतंतु या फिलामेंट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कल इसके बारे में क्या बात की थी? ये कैसा होता है? बंध्य होता है, बंध्य या फिर अजनन, अजनन क्षम होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देंगे? स्टेराइल, ठीक है ना। ये स्टेराइल होता है, मतलब इसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। तो पुतंतु क्या होता है? यह एक बंध्य या अजनन क्षम या स्टेराइल वह तंतुनुमा संरचना है। कैसी संरचना है? तंतुनुमा संरचना है, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे? पुतंतु बंध्य एवं तंतुनुमा संरचना होती है और इसका जनन में कोई भी रोल नहीं होता। ये सिर्फ इतना काम करता है कि पुंकेसर को ऊपर की ओर उठाए हुए रखता है, ठीक है ना। दूसरा कौन आता है इसका? परागकोश, परागकोश या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर भी बोल देते हैं, एंथर, ठीक है ना। जो परागकोश होता है, ठीक है ना, इसको देखना हम लोग। इसमें किसका निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है। पराग कोश में पराग कण या पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। इंग्लिश में बोल देंगे पराग कण को पोलन ग्रेन। जरूरी नहीं है हिंदी मीडियम में इतना, आप लोग जो हिंदी की टर्म्स है वो याद रखना। इंग्लिश की याद रखने की इतनी ज्यादा कोई विशेष हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो परागकोश होता है इसमें कौन बनते हैं? पराग कण बनते हैं। और जो पुष्प के अंदर पराग कण होते हैं वो क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं। हालांकि हम देखते तो परागकण को नर युग्मक नहीं बोलेंगे। जो नर युग्मक होते हैं वो परागकण के अंदर बनते हैं, लेकिन दे रखा है कि नर युग्मक है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो नर युग्मक होते हैं वो परागकण के अंदर बनते हैं। तो सीधा सीधा ध्यान रखना कि जो परागकण है उसके अंदर कौन बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। परागकोश में परागकण बनता है
और पराग कण में कौन बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। लेकिन हम लोग देखते कहीं पर डायरेक्टली ऐसा भी लिखा हुआ रहता है कि पराग कण को नर युग्मक बोल देते हैं। तो जो पराग कण होते हैं वो क्या होते हैं, पुष्प के मेल गेमेट होते हैं। ध्यान रखना, मेल गेमेट होते हैं या नर युग्मक होते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि नर युग्मक होते नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार के लिए इसको बोलेंगे कि नर युग्मक होते हैं। परागकण के अंदर नर युग्मक बनेंगे, ठीक है ना। ये हमारे दिमाग में ध्यान रखने की बातें है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक सी बातें कि जो परागकोश होता है, ठीक है ना, यह एक कैसे क्या बोल देंगे, गुंडी नुमा या घंटे नुमा या गोलाकार आकृति होती है जिसके अंदर परागकण बनते हैं और परागकण क्या होते हैं, पुष्प के नर युग्मक होते हैं। ये बेसिक सी बातें हो गई। फिर हम लोग देखते हैं इस उमंग की परागकोश को हम लोग क्या करते हैं, इसकी टीएस काटते हैं। टीएस काटते तो पता चलता है हमें, टीएस जानते हैं ना, ट्रांसफर सेक्शन। देखना मैं इधर से वापस बनाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना आप लोग कि ये अपना परागकोश है, ठीक है ना। ये क्या है, इस तरीके से ये ऊपर वाला परागकोश है। मैं इसको इस तरीके से काटता हूं, ठीक है, तो हमें कैसी संरचना दिखाई देगी। देखना आप लोग इस तरीके से कि मैं इसको काटता हूं तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। हमें इसके अंदर 4 कोष्ठक दिखाई देंगे। कितने कोष्ठक दिखाई देंगे, इस तरीके से 4 कोष्ठक दिखाई देंगे, ठीक है ना। और कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, याद रखना। इस प्रकार का होता है परागकोश। ये नीचे अपना फिलामेंट हो गया, कुतंतु हो गया। अब देखना विशेष चीज क्या है, जब हम लोग इस परागकोश को काटते हैं तो हमें इसके अंदर कितने कोष्ठक दिखाई देते हैं, 2 कोष्ठक दिखाई देते। कितने कोष्ठक दिखाई देते हैं, 2 कोष्ठक दिखाई देते हैं। तो दिमाग में बैठाने वाली चीज क्या है कि एक परागकोश में 2 पालियां या 2 लोब होती है, 2 लोब्स पाई जाती है, ठीक है ना। एक परागकोश के अंदर 2 पाली होती है, एक देखने एक और इधर वाली 2, ठीक है ना। 2 पाली हो गई, 2 कोष्ठक हो गए। एक परागकोश में कितनी पाली होती है, 2 पाली होती है, ठीक है ना। विशेष तौर से ध्यान रखना। अरे मान लो ये प्याली है, कटोरी है, ठीक है ना, ये क्या है, कटोरी है। तो एक परागकोश में कितनी पाली होती है, 2 पाली होती है और प्रत्येक पाली के अंदर 2 कोष्ठक होती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। ये विशेष चीज है, ठीक है ना। पुंकेसर की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो उसमें विशेष आता है कि एक परागकोश में 2 पाली होती है जो आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है, संयोजी उत्तक के द्वारा जुड़ी रहती है। संयोजी उत्तक, ये जो दोनों पालियों को जोड़ने वाला जो बीच में टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक, ठीक है ना। तो एक परागकोश में 2 पाली होती है जो आपस में संयोजी उत्तक के द्वारा जुड़ी हुई रहती है तथा प्रत्येक पाली के अंदर मतलब एक के अंदर, ठीक है ना, 2 कोष्ठक होते हैं और इन कोष्ठकों को हम लोग क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी। क्या बोलेंगे इनको, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। यहां तक आई होप आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि एक परागकोश में 2 पाली होती है, 1 और 2, और प्रत्येक पाली के अंदर 2 कोष्ठक होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। और इस लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा, ठीक है ना। किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और इस लघु बीजाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण भी बोलते हैं। इस लघु बीजाणु को हम लोग क्या बोलेंगे, परागकण भी बोलेंगे। तो दिमाग में बैठाना कि एक परागकोश में 2 पाली होती है जो संयोजी उत्तक के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। इन कोष्ठकों को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं जिन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप देखना, एक परागकोश में पूरे में देखते हैं तो एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी हो गई, देखना 1 2 3 और 4। इस प्रकार एक परागकोश में चलो मैं पूरा लिख देता हूं, आपको लिखने में क्या होगी, आसानी होगी। देखना क्या लिख रहा हूं मैं कि
एक परागकोश में दो पाली या लोब होती है ना, दो पाली होती है तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते, कोष्ठ बोलते हैं चाहे कोष्ठ, चलो कोष्ठ ही लिख रखा है एनसीईआरटी में तो कोष्ठ ही बोलेंगे। तो प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना, होते हैं जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं। उधर आएगा नहीं ना, पूरा इधर देखो, जिन्हें क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है ना। कि एक परागकोश में दो पाली होती है तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में चार लघु बीजाणु धानी होती है, चार लघु बीजाणु धानी होती है, ठीक है ना। एक परागकोश में दो पाली होती है तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं। और कहते हैं इस प्रकार एक परागकोश में चार लघु बीजाणु धानी होती है। देख लो 1 2 3 और 4 सर लघु बीजाणु धानी क्या होती है, अभी आगे इसको ही पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो देखना आप लोग। ये यहां तक हो गया, लेकिन इसका अपवाद है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। यदि आपको याद रखना है तो रख लेना, नहीं रखना है तो मत रखना, ठीक है ना। इसका अपवाद हम लोग देखते हैं, एक्सेप्शन देखते हैं। तो कौन होता है इसका अपवाद, हो जाएगा मालवेसी जो कुल होता है इसका क्या होता है, अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। मालवेसी कुल में क्या होता है, एक परागकोश में क्या होता है, एक परागकोश में केवल एक ही पाली होती है, एक ही पाली होती है। एक परागकोश में केवल एक ही पाली होती है, मतलब ये बीच में ये वाला नहीं पाया जाता, तो ये पूरी एक पाली हो गई ना। देखो एक परागकोश में केवल कितनी पाली हो गई, एक ही पाली हो गई। तो इस प्रकार होती है। अतः एक पाली में कितनी लघु बीजाणु धानी होती देखना, तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। तो एक पाली में कितनी लघु बीजाणु धानी पाई जाएगी, केवल दो लघु बीजाणु धानी पाई जाएगी। इस तरीके से, इसे मान लो एक लघु बीजाणु धानी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है ना। तो जो मालवेसी कुल होता है, मालवेसी कुल में कौन आता है, जैसे भिंडी और कपास, भिंडी और कपास जो होते हैं उनका जो परागकोश होता है, इनके परागकोश में केवल एक ही पाली होती है। अतः कितनी लघु बीजाणु धानियां होगी, अतः इनके परागकोश में केवल दो ही लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी होती है। आई होप सभी बच्चे इसको समझ पा रहे होंगे, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। वैसे तो बेसिक चीजें आपने 11th में पढ़ी है, लेकिन फिर से अपने चैप्टर में है एनसीईआरटी में 12th में, तो ये चीजें याद रखनी है। यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो दोबारा देख लेना कि जो परागकोश होता है तो उसके हम लोग जब टीएस काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, टीएस क्या करते हैं, काटते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक परागकोश में दो पाली होती है तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं। किनको, इन कोष्ठकों को लघु बीजाणु धानी कहते हैं ना। इस प्रकार एक परागकोश में चार लघु बीजाणु धानी होती है। इसका अपवाद कौन निकल कर आया, इसका अपवाद निकल कर आया मालवेसी कुल, भिंडी और कपास का जो कुल होता है, इनके एक परागकोश में केवल एक ही पाली होती है। अतः इनके परागकोश में केवल दो ही लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, ठीक है ना। अभी इनको मैं ऊपर वाले को मिटाता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखना। अब हम लोग देखते हैं, ये परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र हो गया। और अब हम लोग आगे चलते, समझने की कोशिश करना, और कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर, है ना। कमेंट कर देना अपने YouTube चैनल पे, आप बताना जरूर। और आपको यदि नहीं पता है अपने चैनल का नाम, YouTube चैनल का नाम, तो मैं बता रहा हूं, अपना जो YT चैनल है उसका नाम क्या है, लीक्स ऑफ स्टडी। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और इस पर आपको डेली क्लास मिल जाएगी हिंदी मीडियम की। ध्यान रखना, अपना जो YT चैनल है वो है लीक्स ऑफ स्टडी, को सब्सक्राइब करना, आपको डेली क्लासेस इस पे मिल जाएगी। देखना, अभी मैं आपको बताता हूं, आगे हम लोग चल रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, लघु बीजाणु धानी। बेसिक बातें कवर करते चलना, मैं देखना एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सीधी सी बात है, लघु बीजाणु, इतना बड़ा जो अपना नाम है लघु बीजाणु, ठीक है ना। जो लघु बीजाणु धानी होती है उसमें कौन बनेंगे, लघु बीजाणु बनते हैं। कौन बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। किसके अंदर, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बनते। लघु बीजाणु को हम लोग दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, पराग कण, ठीक है ना, पोलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर्स, ठीक है ना, माइक्रो स्पोर्स या पराग कण पोलन ग्रेन हो जाएंगे। लघु बीजाणु धानी में पराग कण या लघु बीजाणु बनते हैं। कैसे बनेंगे वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, लघु बीजाणु जनन। तो अब हम लोग देखेंगे इस लघु बीजाणु धानी की संरचना को। तो देखना, अब हम लोग किसको देखेंगे, लघु बीजाणु धानी की संरचना को देखेंगे। और बेसिक सी बातें है, एक मिनट, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे लघु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। एक बार मैं वापस आपको डायरेक्ट शॉर्ट डायग्राम बनाता हूँ कुछ इस तरीके का, जो परागकोश में हम लोगों ने अभी देखा था ना, वो वाला डायग्राम हम लोग वापस से देखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये थी अपनी लघु बीजाणु धानी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जब जूम करेंगे तो हमें कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। हम इतने थे पार्ट को क्या करते हैं, जूम करते हैं, क्या करते हैं, जूम करते हैं। तो और इसको जूम करके हम लोग देखेंगे कि हमें कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करना। देखना, जो लघु बीजाणु धानी होती है इसकी संरचना को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। एक तो हो जाएगी परागधानी भित्ति, परागधानी भित्ति, ठीक है ना, परागधानी भित्ति या लघु बीजाणु धानी की भित्ति। सीधा सा बोल सकते परागधानी भित्ति बोल दो, इसको लघु बीजाणु धानी को दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, परागधानी, क्योंकि इसमें परागकण ही तो बन रहे हैं ना, लघु बीजाणु बन रहे हैं इसलिए लघु बीजाणु धानी बोल रहे हैं, और इसमें परागकण बनते हैं इसलिए इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, परागधानी भी बोल सकते हैं। तो लघु बीजाणु धानी भित्ति बोल दो, चाहे परागधानी भित्ति बोल दो, ठीक है ना। और दूसरा होगा इसके अंदर बीजाणु जनन उत्तक, बीजाणु जनन उत्तक, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जो ये परागधानी भित्ति होती है इसको भी हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स इसके हम लोग बनाएंगे। देखना, सबसे बाहरी बाहर तो भी डायग्राम बना के भी बताऊंगा। अंतस्त्वचा, अंतस्त्वचा, सबसे बाहर वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्त्वचा या एपिडर्मिस बोलते। फिर इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, अंतःस्थिशियम, अंतःस्थिशियम, ठीक है ना। ये लेयर्स है जो अभी हम लोग डायग्राम बना के समझेंगे, इनको एक बार फ्लो चार्ट के द्वारा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बाहर कौन सी होगी, अंतःस्त्वचा, फिर उसके अंदर अंतःस्थिशियम होगी, और इसके अंदर होती है मध्य परत। कौन होती है, मध्य परत। और सबसे अंदर कौन होती है, अपना टेपिटम, टेपिटम, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये परागधानी भित्ति, इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अंतःस्त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम। और जो बीजाणु जनन उत्तक है वो इन सब के अंदर पाया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके बाहर कितनी परत पाई जाती है, कितनी लेयर्स होती है। तो सबसे बाहर होगी अंतःस्त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम। इस प्रकार से टोटल कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर्स होती है, ठीक है ना। और फिर हम लोग बीजाणु जनन उत्तक को आगे देखेंगे। तो भी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप समझने की कोशिश करना।
एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है अच्छे से, तो आपको याद करना, क्योंकि आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लघु बीजाणु धानी की संरचना को समझाइए। ठीक है ना, चित्र सहित समझाइए, डायग्राम पूछता है इसका, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखना कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूं इनको, लेयर्स को। लघु बीजाणु जो धानी होती है उसमें टोटल कितनी लेयर्स होती है, इसमें टोटल 4 लेयर्स होती है। तो मैं 4 ही बना लेता हूं, वैसे तो ये ज्यादा होगी इसके अंदर, क्योंकि ये भी तो होती है ना, डबल ट्रिपल लेयर में होती है। इस तरीके से मैं इसको बना लेता हूं, देखना आप लोग और समझने की कोशिश करना। हो गई क्या, 1 2 3 और 4 हो गए। ठीक है ना, देखना इस तरीके से होती है। तो थोड़ा सुंदर बना लेते इसको ना, डायग्राम को अच्छा समझ में आए इस तरीके से। इस तरीके से होती है, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो बना लेते हैं। और ये देखो इस तरीके से। ठीक है ना, ये कितनी लेयर्स हो गई, 4 लेयर्स हो गई। ये होगी अपनी लघु बीजाणु धानी की संरचना। और फिर इधर अंदर की ओर कौन पाया जाएगा, बीजाणु जनन उत्तक। अभी भी हम लोगों ने बात की थी ना, अंदर की तरफ कौन पाया जाता है, बीजाणु जनन उत्तक पाया जाता है। ठीक है, अंदर कौन पाया जाएगा, बीजाणु जनन उत्तक। तो सबसे जो बाहर की त्वचा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस त्वचा। अंतस त्वचा, ध्यान रखना, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं अंतस त्वचा। लघु बीजाणु धानी की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, अंतस त्वचा बोलते हैं। तो मैं लिखता हूं इधर कि यह लघु बीजाणु धानी की, लघु बीजाणु धानी की बाह्यतम परत है। यह लघु बीजाणु धानी की बाह्यतम परत है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसका काम क्या है, यह लघु बीजाणु धानी की सुरक्षा करती है, सेफ्टी का काम करती है, बस इतना ही काम है। ठीक है ना, सुरक्षा करती है। तो जो सबसे बाहरी परत होती है उसका नाम क्या हो गया, अंतस त्वचा हो गया। ठीक है ना, जो लघु बीजाणु धानी की बाह्यतम परत होती है, और इसका जो वर्क होता है, कार्य क्या होता है, केवल सुरक्षा का होता है, सेफ्टी का काम होता है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये एक लेयर कंप्लीट हो गई। फिर हम लोग देखते हैं दूसरी जो लेयर है अपनी, अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम, ठीक है ना, अंतःस्थिशियम। ठीक है, अब देखना ये भी एक परतदार होती है, और ये भी कितनी होती है, एक परतदार होती है ना। तो लिख लेना, ये सेल्स की कितनी होती है, सेल्स की 1 लेयर होती है ना। तो मैं इसमें लिख देता हूं, यह कोशिकाओं की एक परत होती है। केवल कितनी परत होती है, एक परत होती है, एक से ज्यादा नहीं होती, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। तो जो अंतःस्थिशियम होती है, ध्यान रखना इसका क्या काम है, जैसे उसका नाम था लघु बीजाणु धानी की सुरक्षा करना, वैसे इसका जो कार्य होगा, वर्क होगा, वो मैं बता देता हूं कि ये जो अंतःस्थिशियम होती है, इसकी जो भित्ति होती है उस पर जो सेल्यूलोज की पट्टियां होती है, ठीक है ना, इसकी भित्ति पर सेल्यूलोज का क्या होता है, जमाव होता है कुछ इस तरीके से। अभी बताऊंगा ये किस काम में आता है ना, ध्यान रखना कि अंतःस्थिशियम की जो परत होती है उन पर क्या होता है, सेल्यूलोज का जमाव होता है। तो क्या लिखेंगे, इसकी भित्ति पर सेल्यूलोज का जमाव या सेल्यूलोज की रेशेदार परत पाई जाती है। इसकी भित्ति पर सेल्यूलोज की रेशेदार क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है। ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। और ये किस काम में आ रही है, ध्यान रखना, यह परागकोश के स्फुटन मतलब फटना, ठीक है ना। जब इसके अंदर पराग कण बन जाएंगे तो ये परागकोश क्या होगा, फटेगा, ताकि पराग कण कहाँ निकल सके, बाहर निकल सके। तो ध्यान रखना, यह परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है।
ठीक है। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी चल रहे हैं हम लोग, उससे न तो ज्यादा पढ़ेंगे न ही कम पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखना, इसकी भित्ति पर सेलुलोज की रेशेदार परत पाई जाती है जो परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। तीसरी परत होती है इसकी मध्य परत, मध्य परत। और ये कितनी होती है, जैसे ये भी कोशिकाओं की एक परत थी और ये भी क्या होती है, कोशिकाओं की एक परत थी, ठीक है ना। तो ये जो मध्य परत होती है ये भी क्या होती है, ये ध्यान रखना, ये कोशिकाओं की 1 से 3 परत की बनी होती है। ये कोशिकाओं की 1 से 3 परत की बनी होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोगों ने केवल एक परत बनाई है, लेकिन यहाँ पे पाई कितनी जाती है, 1 से 3 परत पाई जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य परत बोलते हैं। इसका कोई विशेष रोल नहीं है, ध्यान रखना बस इतना कि इसकी जो कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। क्या होती है, नष्ट होकर ये जो लघु बीजाणु बनते हैं या लघु बीजाणु जनन का जो उत्तक है उसको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। इतना ध्यान रखना, ये नष्ट होकर लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। सीधी सी बात है, ये नष्ट होकर लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। लेकिन याद रखना, पोषण देने का मेन काम इसका नहीं है, ठीक है ना। पोषण देने का मेन काम किसका रहेगा, जो अंदर वाली परत आएगी, इसका मेन काम नहीं है। बस ये भी पोषण देती है, लेकिन आपको ये ऐसा पूछ ले क्वेश्चन कि लघु बीजाणु धानी में जो लघु बीजाणु बनते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम कौन करती है, तो वो जो अंदर वाली परत आएगी उसका नाम हम लोग लेंगे। तो वो कौन सी होती है, 4 नंबर परत ये वाली, ये होती है टेपिटम, ठीक है ना। ध्यान रखना, अंदर वाली परत का नाम क्या होता है, टेपिटम होता है। बस इसका इतना ही याद रखना है, ये नष्ट होकर या डायरेक्ट लिख देते, ये लघु बीजाणुओं को या लघु बीजाणु जनन उत्तक को, लघु बीजाणु जनन उत्तक को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। और इस प्रकार हमारे जो स्ट्रक्चर है वो लगभग कंप्लीट हो गई, बस अंदर वाला पॉइंट बचा भी बीजाणु जनन उत्तक। ध्यान रखना, तो टेपिटम ये लघु बीजाणु जनन को क्या करती है, लघु बीजाणु जनन उत्तक को या लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। यदि पोषण के बारे में पूछे तो आंसर कौन सा करके आओगे, टेपिटम करके आओगे। एक बार वापस से देख लेते हैं इसकी, तो चारों लेयर है। सबसे भारी परत का नाम है अंतस्तवचा, यह लघु बीजाणु धानी की बाह्यतम परत होती है, यह लघु बीजाणु धानी की सुरक्षा करती है। दूसरा पॉइंट क्या था इसका, दूसरी जो लेयर थी वो थी अंतःस्थितियम, यह कोशिकाओं की एक परत होती है। इसकी भित्ति पर सेलुलोज की क्या पाई जाती है, रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, रेशेदार परत पाई जाती है, जो परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है, परागकोश के फटने में क्या करती है, सहायता करती है, ताकि जो इसके अंदर बीजाणु लघु बीजाणु बन रहे, परागकण बन रहे, वो बाहर निकल सके और परागण की क्रिया को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। फिर बात करते हैं हम लोग मध्य परत की। ये भी क्या होती है, ये कोशिकाओं की 1 से 3 परत की बनी होती है, और ये नष्ट होकर लघु बीजाणु जनन उत्तक को या लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। लेकिन पोषण प्रदान करने का मेन काम इनका नहीं है, मेन काम किसका है, टेपिटम का है। तो ये टेपिटम चौथी जो परत आती है इसकी 4 नंबर पे, वो कौन सी आ जाएगी, टेपिटम। ये लघु बीजाणु जनन उत्तक को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। फिर हम लोग इसका जो दूसरा पॉइंट था वो कौन सा था, ये तो परागधानी भित्ति हो गई अपनी, ठीक है ना, चारों लेयर्स। और जो दूसरा पॉइंट था वो कौन सा था, क्या था, लघु बीजाणु या बीजाणु जनन उत्तक था ना, बीजाणु जनन उत्तक। इसका क्या काम है, इसका काम इतना ही याद रखना है, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है ना, पराग कण का निर्माण करता है, पराग कणों का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो जो बीजाणु जनन उत्तक होता है वो क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करता है, पराग कण का निर्माण करता है। और जो बीजाणु जनन उत्तक है इसकी कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलेंगे,
क्योंकि इसकी कोशिकाएं विभाजित होगी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। बीजाणु जनन उत्तक की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है और परागकण बनाती है। बच्चा पैदा कर रहे हैं ना, परागण के रूप में नई पीढ़ी बना रहे हैं, तो जो पैदा करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मातृ बोलते हैं, माता बोलते हैं। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है पराग बीजाणु जनन उत्तक की कोशिका को क्या बोलते हैं? परागकण मातृ कोशिका, परागकण मातृ कोशिका, और शॉर्ट में क्या बोल देंगे? पीएमसी, पोलन ग्रेन मदर सेल, पोलन ग्रेन मदर सेल। इसका भी मैं लिख देता हूं इधर, पोलन ग्रेन मदर सेल, ठीक है ना, पोलन ग्रेन मदर सेल। अब हमें पता है परागकण को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग दूसरा नाम और क्या दे सकते हैं? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, या शॉर्ट में क्या बोल देंगे? एमएमसी। तो क्या हो जाएगी? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ध्यान रखना ये जो पीएमसी होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, एमएमसी होती है, कैसी होती है? द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है, ठीक है ना। तो कैसी होगी? 2n पाई जाती है, ठीक है ना। तो जो एमएमसी होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। हमें पता है जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो केवल किन में होता है? द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। और अगुणित और द्विगुणित आपने पढ़ा होगा पीछे की क्लासों में, नहीं पढ़ा है तो आप बता देना, मैं आपको समझा दूंगा आगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है वो क्या होती है? द्विगुणित होती है। यह आपकी कौन? लघु बीजाणु धानी की संरचना क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है ना। ये अंदर ही अंदर कौन है? लघु बीजाणु जनन या बीजाणु जनन उत्तक, बीजाणु जनन उत्तक, ठीक है ना। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। मैं मिटा देता हूं इसको, फिर आगे देखते हैं। आई होप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, और यदि क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो अपने यूट्यूब चैनल पे, और जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है उस पे कमेंट करें, मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा और आपकी दुविधाओं को समझने की कोशिश करूंगा। भाई आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनको मैं वापस से नए वीडियो के द्वारा बता दूंगा, ठीक है ना। अब आप लोग देखना, हम लोग बात करते हैं किसकी? लघु बीजाणु जनन की। किसकी बात करते हैं? लघु बीजाणु जनन की, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि परागकण या बीजाणु जनन उत्तक की, ऐसे लिखते पूरी डेफिनेशन है इसकी, है ना, कि बीजाणु, अभी पढ़ा था ना वही बात है, बस वो उसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं। बीजाणु जनन उत्तक की परागकण, परागकण मातृ कोशिका, परागकण मातृ कोशिका, या शॉर्ट में क्या बोल देंगे? पीएमसी या एमएमसी, ठीक है ना। बीजाणु जनन उत्तक की परागकण मातृ कोशिका, ठीक है ना, में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण या लघु बीजाणु, परागकण बनाने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ पा रहे कि बीजाणु जनन उत्तक की जो परागकण मातृ कोशिकाएं होती है या जो पीएमसी होती है, उनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वो क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं, और परागकण बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आगे देखते हैं इसको, अभी देखना आप लोग किस तरीके से होता है। आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा ना पीछे मियोसिस 11th क्लास में, बस सीधा सीधा फंडा है, मैं फिर से आपको बता देता हूं एक बार के लिए, कि मान लेते ये क्या है? कोई एमएमसी या पीएमसी है, और हमें पता है ये कैसी होती है? द्विगुणित होती है। 2n बराबर कैसी होती है? द्विगुणित होती है, ठीक है ना। 2n या द्विगुणित
अरे डिप्लॉयड बोल देंगे ना, अभी बोलोगे सर इंग्लिश के वर्ड यूज में नहीं करे, चलो एक दो बोल देता हूँ ना, कि डिप्लॉयड सेल होती है ना ये, ठीक है ना। अब देखना इसमें क्या होगा, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन, हमें पता है अर्धसूत्री विभाजन एक बार न होकर कितनी बार होता है, 2 बार होता है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। और जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है वो क्या होता है, न्यूनकारी होता है, न्यूनकारी या रिडक्शन डिवीजन होता है। मतलब न्यूनकारी का मतलब कम करने वाला। जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूनकारी होता है, कम करने वाला होता है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर देता है। दोबारा देखना कि एमएमसी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, और ये जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूनकारी होता है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर देगा। तो मैं लिख देता हूं इधर, क्या कर देगा, गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर देगा। मतलब जो सेल यहां पर 2n थी वो अब क्या हो जाएगी, n, मतलब अगुणित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अगुणित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नई सेल्स बनेगी वो कैसी होगी, अगुणित होगी, क्योंकि इनके अंदर गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लिया यहाँ पे 48 या 46 ही ले लेते हैं, ह्यूमन के तौर पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं 46 क्रोमोसोम से गुणसूत्र है। तो यहाँ पे जो सेल बनेगी, यहाँ पे जो कोशिका बनेगी उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे, यहाँ पे केवल 23 आएंगे, और इसमें भी कितने आएंगे, 23 आएंगे। यहाँ पर 46 थे लेकिन यहाँ पर कितने आए, आधे ही आए, ठीक है ना। सेल में कितने आधे गुणसूत्री आए, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते। और अर्धसूत्री विभाजन एक बार न होकर कितनी बार होता है, 2 बार होता है। पहले होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जो एक तरीके से रिडक्शन डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या कर देता है, आधी कर देता है। तो ये जो बनी है इधर, ये कैसी सेल होगी, अगुणित सेल। कैसी, अगुणित सेल, या एन लिख देता हूं, ठीक है ना। अब हमें पता है इनमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। देखना कितनी सेल बनती है, 4। और आपने पढ़ा होगा 11th में कि जो अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है तो उससे कितनी सेल्स बनती है, 4 सेल्स बनती है। मियोसिस से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो उसके द्वारा केवल कितनी सेल्स बनती है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 2 सेल्स का क्या होता है, वहां पे फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे कौन होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। कौन होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। और ध्यान रखना ये कैसा होता है, समसूत्री के समान। समसूत्री के क्या होता है, समान होता है। ध्यान रखना, अर्धसूत्री जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, न्यूनकारी होता है। जो अर्धसूत्री सेकंड होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, वो क्या होता है, समसूत्री के समान होता है। मतलब ऊपर वाली सेल में जितने क्रोमोसोम उतने के उतने गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहाँ आएंगे, नीचे वाली सेल्स में भी आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 23 थे, तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, 23, 23, 23 और 23। इस तरीके से ये जो सेल बनी ये भी कैसी बनी, हैप्लॉइड बनी। और ये जो सेल बनी है वो कौन है, अपने परागकण या लघु बीजाणु, ठीक है ना। और जो लघु बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। दिमाग में बैठा लेना कि जो लघु बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन हम लोग आगे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आई होप सभी बच्चों को आज की जो क्लास है समझ में आई होगी। और यदि कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट्स में यूट्यूब चैनल पे जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।